अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील शवाल में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। फायरिंग से तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। मारे गए दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी है। शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका तहसील शवाल, जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने अहम कार्रवाई की और इस अहम कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। मारे गए दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल ताहाल जारी है। शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील शवाल में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। फायरिंग से तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि उनके कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। मारे गए दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अहम कार्रवाई की है शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील शवाल में, और इस फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं, जबकि उनके कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। मारे गए दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी है। शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील शवाल, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने अहम कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है, जिनके कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल ताहाल जारी है। शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील शवाल, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की है। कराची से आपको खबर दें, जहां न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। पुलिस ने फायरिंग के तबादले में 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिल और मसरूका सामान बरामद हुआ। दूसरी जानिब पाक कॉलोनी के इलाके में पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें मनशियात फरोशी में मुलविस मुल्जिम नवीद उर्फ बाबा को धर लिया गया। मुल्जिम के कब्जे से चरस बरामद हुई। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। पुलिस ने फायरिंग के तबादले में 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिल और मसरूका सामान बरामद हुआ है। पाक कॉलोनी के इलाके में भी पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें मनशियात फरोशी में मुलविस मुल्जिम नवीद उर्फ बाबा को धर लिया गया है। मुल्जिम के कब्जे से चरस बरामद हुई है। और यहाँ आपको अपडेट कर दें, पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा केस में बड़ी पेशरफ्त। मेडिकल लीगल ऑफिसर ने तिब्बी रिपोर्ट तैयार कर ली, जिसमें बताया गया कि दुआ ज़हरा की उम्र 16 से 17 साल के दरमियान है। तिब्बी रिपोर्ट आज सिंध हाई कोर्ट में पेश की जाएगी। अदालत के हुक्म पर दुआ ज़हरा इस वक्त पनाह शेल्टर होम में मुकीम हैं। पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में आज पेश की जाएगी। रिपोर्ट में दुआ ज़हरा की उम्र 16 से 17 बरस बताई गई है। दुआ ज़हरा इस वक्त पनाह शेल्टर होम में मुकीम है। कराची से पीआईए की पहली हज परवाज रवाना हो गई है। पीके 743 से आज सुबह 291 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। एयरपोर्ट पर पीआईए के एयर वाइस मार्शल इरफान ज़हीर ने आज़मीन को रुखसत किया। पीआईए कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और कोयटा से आज़मीन को हिजाज़ मुक़द्दस पहुँचा रही है। क़ब्ल अज़ हज ऑपरेशन 3 जुलाई को इख्तिताम पज़ीर होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खैबर पख्तूनख्वा के आवाम से सस्ते आटे की फराहमी का वादा पूरा होने की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में शहबाज स्पीड से सस्ते आटे की आवाम को फराहमी शुरू कर दी गई है। 17 जून तक खैबर पख्तूनख्वा में आर्जी सेल पॉइंट्स की तादाद बढ़ाकर 500 कर दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में सस्ते आटे की फ़रोख्त के 993 मकामात की मजमूई तादाद 2000 से ज़ायद की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर मीसाक़े मईशत की पेशकश कर दी। प्री बजट बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठें और फैसला करें। मुआशी और सियासी इस्तेहकाम आपस में जुड़ा है। जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। पॉलिसी के तसलसल के लिए मीसाक़े मईशत वक्त की ज़रूरत और ऐसे अहदाफ हासिल किए जाएँ जिन्हें तब्दील न किया जा सके। रियासत को सूबों के साथ मिलकर एक जामे मनसूबा बनाना होगा। उन्होंने कहा, आज मुल्क में तेल और गैस के लिए पैसे नहीं हैं। हमने मुल्क का दिवालिया कर दिया। ज़राई शोबा मुल्क की तकदीर बदल सकता है। तमाम स्टेक होल्डर्स उसके ऊपर बैठे, चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर हम बात करें और उसको
साइन करें, उसको सील करें, जब तक कि मुल्क के अंदर एक सियासी स्टेबिलिटी नहीं हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ नहीं सकती। आज तेल के लिए पैसे नहीं हैं, गैस के लिए पैसे नहीं हैं। 3 मिलियन टन हमने जनाब गन्नम इम्पोर्ट करनी पड़ी। इम्प्रूविंग एंड एनहांसिंग आवर एग्री प्रोडक्शन, पाकिस्तान की इकोनॉमी को लिबरलाइज किया गया और फिर हिंदुस्तान ने उसको कॉपी किया। 90 की दहाई में आप देखें हमारा जो रुपए की कदर थी वो हिंदुस्तान से बेहतर थी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि साजिश के तहत चोरों और डाकुओं की हुकूमत को मुसल्लत किया गया। ऐसे शख्स को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया जिस पर FIA के केसेस हैं। ये कैसे हो सकता है कि मुल्ज़िम काजी बन जाए? नून लीग ने धांधली से ज़िमनी इंतखाबात जीतने का मंसूबा बना लिया। शरीफ खानदान मोदी से ताल्लुकात ख़त्म करके BJP के बयान के खिलाफ सख्त एक्शन ले। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान शहबाज हुकूमत पर बरस पड़े। बनी गाला में वकला से खिताब में कहा, चेरी ब्लॉसम जूते पॉलिश करके ऊपर पहुंच गया। काबीना के 60% अरकान जमानतों पर है। शहबाज शरीफ के खिलाफ FIA केसेस हैं। ये कैसे हो सकता है कि मुल्जिम काजी बन जाए? मुल्क का तबाही की तरफ लेके जाए। पहले ये साजिश के तहत आए, उसके बाद चोर ऊपर बैठ जाए, वो नैब के अपने केसेस खत्म करवाएं, FIA के केसेस खत्म करवाएं और उसके बाद हम एहतजाज करें तो हमें डंडों से, जिस तरह इन्होंने मार्शल लॉ में इस तरह के मारा नहीं जो इन्होंने हमें मारा है। इमरान खान ने कहा, हुकूमत की कोशिश है कि उन्हें किसी केस में बंद करके हुक्मरानी करें। ये जो भी करें ये तहरीक खत्म नहीं होगी। नून लीग ने धांधली से ज़िमनी इंतखाबात जीतने का मंसूबा बना लिया। इन्होंने बैठ के पूरा प्लान बनाया नून लीग से पंजाब में इलेक्शन धांधली से जीतने का, क्योंकि इनको पता है कि वैसे तो ये अब इलेक्शन जीत नहीं सकते। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि IMF ने हमें भी कहा था कीमतें बढ़ाओ, हम डट कर खड़े हो गए थे। इस हुकूमत के आने से मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में है। मैंने पाकिस्तान में इतनी महंगाई कभी नहीं देखी। मैंने पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी महंगाई नहीं देखी। हमने कभी ऐसी महंगाई नहीं देखी। कभी भी पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस कभी ऐसे नहीं बढ़ी। इमरान खान ने कहा, भारत में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, लिहाजा शरीफ खानदान भारत से दोस्ती खत्म और BJP के बयान पर सख्त एक्शन ले। इमरान खान का मजीद कहना था कि इस वक्त मुल्क में कानून की हुक्मरानी बहाल करवाना वकला और अदलिया की जिम्मेदारी है। वफाकी काबीना ने हफ्ते की छुट्टी बहाल कर दी। काबीना अरकान और सरकारी मुलाजमीन के फ्यूल कोटा में 40% कटौती की मंजूरी दी गई। सरकारी गाड़ियों और फर्नीचर की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी होगी। वफाकी वज़रा के सरकारी दौरों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, वफाकी काबीना के फैसलों से बचत होगी। 30 जून तक लोड शेडिंग का दौरानिया 2 घंटे हो जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की मौलाना असद महमूद और कमरुज़्ज़मा कायरा के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस वफाकी काबीना की जानब से हफ्ते की छुट्टी की बहाली और कफायत शारी के लिए उठाए गए इक़दामात से आगाह किया। वर्किंग डेज 5 वर्किंग डेज जो हफ्ते की छुट्टी, आपको पता है जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका आते ही जो सैटरडे की छुट्टी थी उसको ख़त्म किया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी सिस्टम में डाली जाए। लेकिन ये जो इस वक्त हालात हैं ये गैर मामूली हालात हैं, ये चैलेंजिंग टाइम्स हैं और इस वक्त जिस बहरान से हम गुजर रहे हैं उस पर काबू पाने के लिए काबीना ने सैटरडे की छुट्टी को बहाल कर दिया है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि आर्मी चीफ के हवाले से रिटायर्ड फौजी अफसरान के बयान की ISPR तरदीद कर चुका है। कमरुज़्ज़मा कायरा बोले, रिटायर्ड फौजी अफसरान खुद को अफवाज पाकिस्तान का नुमाइंदा करार ना दें। अगर रिटायर्ड फौजी अफसरान को सियासत का शौक है तो अपनी सियासी जमात बनाएं। रिटायर्ड अफसरान लिख के वो ये तासर देने की कोशिश करते हैं और वो उनके इदारे के लिए भी अच्छा नहीं है, सबका इदारे के लिए। उसकी बहुत सारी वजाहत ISPR पहले कर चुका है और अगर उनको रिटायरमेंट के बाद किसी जमात के साथ अपनी मोहब्बत है तो उस मोहब्बत का इजहार पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स पे करें। उसको इन फोरम्स के ऊपर अपनी सियासी, ये जो रिटायर्ड फौजी अफसरान का फोरम है ये किसी सियासत के लिए नहीं है। जिस जिसको शौक है वो अपनी सियासी जमातें बनाए या सियासी जमातों में शामिल हो और बिस्मिल्लाह आके देख ले। वफाकी वज़ीर मुआसलात मौलाना असद महमूद ने इमरान खान के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि उन्हें आज तक मालूम नहीं, लेकिन इमरान खान को मालूम होगा कि वजारत मुआसलात में पैसे हैं जिनका उन्हें हिसाब देना पड़ेगा। खानदान का
اور اپنی جماعت کے ایک ایک کارکن کا اور ایک ایک ممبر کا حساب دینے کے لیے تیار ہوں. میں اس کے لیے بھی تیار ہوں کہ عمران خان آئے اعلان کرے کہ میں ایک کنال کی زمین گھر میں رہنے کے لیے تیار ہوں, میں سب کچھ وقف کرنے کے لیے تیار ہوں, میں بھی وقف کرنے کے لیے تیار ہوں. اس سے بڑھ کر میں اعلان نہیں کر سکتا آپ کے سامنے. مریم اورنگزیب نے بتایا کہ وفاقی کابینہ نے ڈسکا الیکشن کی رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد ذمہ داروں کے خلاف انکوائری اور کارروائی کے لیے اعلیٰ سطح کی انکوائری شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. بہزاد سلیمی, نیوز 1 اسلام آباد. وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے آج پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی خبروں کی تردید کر دی. پری بجٹ بزنس کانفرنس سے خطاب میں مفتاح اسماعیل نے کہا کہ پیٹرول ابھی تھوڑا اور مہنگا ہوگا. عمران حکومت کے معاہدے پر چلتا تو پیٹرول کی قیمت 300 روپے تک ہو جاتی. 40,000 سے کم آمدن والے تمام لوگوں کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں گے. It is not easy for any Prime Minister to allow increase in the price of fuel. 120 ارب روپے کا مہینے کا نقصان ہوتا اگر اس کو ہم کنٹینیو کرتے. یہ سبسڈی عمران خان صاحب نے, شوکت ترین صاحب نے یہ سنسیئرلی سائن کیا تھا IMF سے, اس کے کمپلیٹلی برعکس تھی. میں شوکت ترین صاحب کے معاہدے پہ, عمران خان صاحب کے معاہدے پہ چلتا تو اس وقت 300 روپے کا پیٹرول اور ڈیزل ہوتا. پیٹرول کی پرائز بڑھانی بہت ضروری ہے. اچھا تم غریب لوگوں کو پہلے کمپنسیٹ کرو گے تو پھر بڑھائیں گے. سو وی کم اپ ود اے پلان. 40,000 روپے سے آمدن جس بھی ہماری بہن کی کم ہے, 2,000 روپے پر منتھ. دس از ٹارگیٹڈ subsidies to the poorest of the poor. پیٹرولیم سیکٹر میں ہم نے 81 ارب روپیہ سبسڈی دی ہے. پاور سیکٹر میں 1100 ارب روپے کی سبسڈی ہو جائے گی اس سال. ہم کو مشکل حالات میں پاکستان ملا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, انشاءاللہ اس کو بہتر حالات میں چھوڑ کے جائیں گے انشاءاللہ. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق قیاس آرائیوں کا معاملہ. حکومتی وضاحت کے بعد آئل کمپنیز نے پیٹرول پمپس پر تیل کی فراہمی شروع کر دی. پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے حوالے سے قیاس آرائیوں پر حکومت کے بعد اوگرا نے بھی وضاحت جاری کر دی. ترجمان اوگرا کے مطابق قیمتوں میں اضافہ نہیں ہو رہا. پیٹرولیم ذخائر وافر مقدار میں موجود ہیں. ترجمان کے مطابق تمام کمپنیز کو پیٹرولیم مصنوعات کی پمپس پر فراہمی کی ہدایت کی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر نے موجودہ حکومت کو آئینہ دکھا دیا. بولے ایک دن میں ڈالر 2 روپے 85 پیسے مہنگا ہوا. حکومت نے کوئی فیصلہ سازی نہیں کی. 2 ماہ میں صورتحال خراب ہو چکی جو اس حکومت سے سنبھالی نہیں جا رہی. فی الفور انتخابات کرا کے معیشت کو استحکام نہ دیا گیا تو بہت دیر ہو جائے گی. پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر کی پریس کانفرنس. حکومتی کارکردگی پر سوالات اٹھا دیے. بولے ڈالر ایک دن میں 2 روپے 85 پیسے مہنگا ہوا. 2 ماہ میں صورتحال خراب ہو چکی جو اس حکومت سے سنبھالی نہیں جا رہی. ڈالر جو ہے وہ ایک دن کے اندر 2 روپے 85 پیسے مہنگا ہوا, یعنی کہ ہمارا روپیہ 2 روپے 85 پیسے جو ہے وہ کمزور ہوا. اور پچھلے چند دن کے اندر, کوئی 3 دن کے اندر روپے کی موومنٹ 6 روپے ہوئی ہے. ٹوٹل 6 روپے کے قریب ڈالر کے اگینسٹ روپے کی موومنٹ ہوئی ہے. حماد اظہر نے پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی گیس کی قیمتیں بڑھانے پر بھی حکومت پر کڑی تنقید کی. بولے ان کے پاس ہر چیز کا حل قیمتیں بڑھانا ہے. بجلی ہے 7 روپے بڑھا دو, 7.5 روپے. گیس ہے 45% بڑھا دو. تیل ہے 60 روپے لیٹر بڑھا دو. اور لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ 7,500 میگا واٹ یومیہ 7,500 میگا واٹ ہو رہی ہے. پی ٹی آئی رہنما نے عام انتخابات پر بھی زور دیا. بولے فی الفور عام انتخابات کرا کر معیشت کو استحکام نہ دیا گیا تو بہت دیر ہو جائے گی. لوگ ہم سے اتنے پریشان ہیں تو پھر انتخابات سے فرار کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ 12 جماعتیں مل کے ایک تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر رہی ہیں. آج خبر آئی ہے کہ شاید یہ بائی الیکشنز میں بھی اکٹھے ایک کینڈیڈیٹ فیلڈ کریں گے عمران خان کے کینڈیڈیٹ کے اگینسٹ. بھائی اگر ہم اتنے ہی عوام ہم سے مایوس تھی تو پھر یہ گھوڑا ہے, یہ میدان ہے اور ہر چیز کا حل ہے. یہ تو ایک بچگانہ ضد ہے ان کی کہ انتخابات نہیں کرانے. ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے توانائی کے شعبے اور ملکی سلامتی کو داؤ پر لگا دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب ہائی کورٹ کی تاریخوں پر چل رہے ہیں. اس حکومت کے پاس کوئی منصوبہ بندی نہیں. اناڑی اور نااہل ترین حکومت ہے. نون لیگ کی رہنما مریم نواز کہتی ہیں کہ عوام کو ریلیف دینے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. مریم نواز نے ٹویٹ میں کہا کہ ہمارے پاس مشکلات کا حل ہے, ہم مشکلات حل کر سکتے ہیں اور کریں گے. انہوں نے سوال کیا کہ اگر مسلم لیگ نون نہیں تو کون مسائل حل کرے گا؟ مشکلات ہیں, بلا شبہ ہیں, مگر عوام کی تکلیف کا احساس بھی ہے.
वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस पर हुकाम ने तवज्जो दी, ना ही वुज़रा के दावे सच साबित हुए। कराची में कहीं 6 तो कहीं 10 घंटों तक बिजली की लोड शेडिंग जारी है। बिजली की तवील बंदिश पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद एहतजाज किया गया। मलीर 15 के इलाके में बिजली गायब रहने से मकीन सख्त परेशान हैं। एक तरफ लोड शेडिंग कम करने के हुकूमती दावे, दूसरी जानिब बिजली से महरूम कराची के शहरी सड़कों पर आ गए। गार्डन में बिजली की बंदिश पर शहरियों ने टायर जलाकर एहतजाज किया। उस दौरान ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। गुलिस्तानी जौहर में भी खवातीन सड़कों पर आ गयीं। पानी और बिजली की अदम दस्तयाबी पर एहतजाज किया गया। शाह फैसल कॉलोनी में भी बिजली की तवील लोड शेडिंग, इलाका मकीनों ने भरपूर एहतजाज किया। कराची में सदर, बल्दिया टाउन, किमाड़ी, ओल्ड सिटी एरिया, लियारी समेत मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 10 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल कहते हैं कि इमरान खान ने IMF से गरीब के लिए जंग लड़ी। अब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में 8 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बनाया गया। 1 मई को पंजाब स्पीड ने ऐलान किया अब 0 लोड शेडिंग होगी। अगले दिन लोड शेडिंग हुई। बिजली के महंगे कॉन्ट्रैक्ट नून लीग की वजह से हैं। बिल्कुल आपके ऊपर दबाव है, दबाव हम पे भी था। IMF को सेटिस्फाई किया था हमने, प्रेशर नहीं उनका लिया था, बल्कि उनसे आर्गुमेंट किया था कि हमने अपने निचले तबके को हर सूरत बचाना है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस जिसमें इमरान खान साहब ने एक कील नहीं लगाने दी, अब 8 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल जो है वो खुश पड़ा रहा 4 साल, क्योंकि पानी पड़ना था, फिर उसकी सफाई होनी थी, फिर उसमें बंदे लगने थे। पंजाब स्पीड ने ये ऐलान किया कि अब 0 लोड शेडिंग हो। अगले दिन दबा के लोड शेडिंग हुई। ये बिजली के तमाम महंगे, हमें भी जो 6 रुपए करनी पड़ी थी, जो महंगे बिजली के मंसूबे लगाए थे, उनकी वजह से हमें भी करने पड़े थे। IMF आपको कर्जा देता है, खरीद नहीं लेता आपको। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 60 रुपए इजाफा किया गया। गैस 45 और बिजली 47% इजाफे के बाद भी डॉलर 200 रुपए है। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में लिखा कि मुल्क में मौशी बहरान का खतरा बढ़ रहा है। मईशत तो गोया बच्चों को दे दी गई है। बच्चे हर खिलौने को खोलकर देखना चाहते हैं। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि चीन ने गवादर में साफ पानी की फराहमी के लिए मोबाइल डिसलिनेशन प्लांट लगाने की हामी भर ली है। दयामर भाषा डैम के लिए 900 अरब रुपए की रकम की मंजूरी दी गई। चश्मा राइट बैंक कैनाल मनसूबे से खैबर पख्तूनख्वा के जुनूबी अजला में ज़राअत में इजाफा होगा। राहिल हसन की रिपोर्ट। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मार्च 2023 में मुकम्मल करने और गवादर में यूनिवर्सिटी के क्याम की मंजूरी दी गई है। 2 साल में मंसूबा मुकम्मल होगा। सी पैक को तेज और जारी मंसूबों को मुकम्मल किया जाएगा। मार्च 2023 तक टारगेट दिया गया है सिविल एविएशन को कि न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर को वो मुकम्मल करें, ताकि इसके जरिए हम गवादर के जो हवाई अड्डा है उसे भी इंटरनेशनल मैप पर लेकर आ सकें। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा चश्मा राइट बैंक कनाल मंसूबे से खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में ज़राअत में इजाफा होगा। मंसूबे की 65% रकम वफाकी हुकूमत और 35% सूबाई हुकूमत अदा करेगी। दयामीर भाषा डैम के लिए 900 अरब रुपए की रकम की मंजूरी दी गई है। 900 अरब रुपए का मंसूबा हमने दयामीर भाषा डैम के पावर प्रोजेक्ट के लिए भी मंजूर किया है। वफाकी वजीर ने कहा बलूचिस्तान में 100 मेगावाट तवानाई मंसूबे के लिए ईरान से गुफ्तशुनीद जारी है। ML1 को 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। कराची वाले बिजली की कीमतों में बड़े इजाफे के लिए एक बार फिर तैयार हो जाएं। अप्रैल के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की कीमत में बिजली 4 रुपए 86 पैसे महंगी होने का इम्कान है। कराची में बिजली सारिफीन पर एक बार फिर कीमतों में इजाफे का बम गिराने की तैयारी। अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 4 रुपए 86 पैसे महंगी होने का इम्कान है। नेपरा की जानिब से मंजूरी के बाद कराची के बिजली सारिफीन पर 9 अरब 35 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक ने जनवरी ता मार्च सहमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली 4 रुपए 52 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त जमा करा दी है। नेपरा दरख्वास्तों पर 14 जून को समाअत करेगा। समाअत के बाद कीमतों में इजाफे का फैसला किया जाएगा।
पाकिस्तान रेलवे ने अवामी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए ट्रेन के किरायों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। वजारत रेलवे ने अवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया, ट्रेनों के किरायों में इजाफा न करने का ऐलान कर दिया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने से रेलवे को रोजाना पेट्रोल कीमत में 1.5 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा था, जिसके बाद रेलवे इंतजामिया ने किरायों में 20% तक इजाफे की समरी भिजवाई थी। वफाकी बजट से कबल ही महंगाई का सैलाब शहरियों की जेबें उजाड़ता हुआ आगे बढ़ने लगा। लाहौर में आए रोज बढ़ती अशियाए खुरोनोश की कीमतें और महदूद आमदनी शहरियों के लिए परेशानी का बायस बन रही है। महंगाई की सूरत हाल पर देखते हैं सैयद अब्बास हैदर की ये रिपोर्ट। महंगाई का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। हर रोज अशिया खुर्दनोश की कीमतों की ऊंची परवाज शहरियों के होश उड़ा रही है। आटा, घी, चीनी, गोश्त, फल, सब्जियां और दीगर अशिया खुर्दनोश अवाम की दस्तरस से दूर होती जा रही हैं। एक तरफ गजब की महंगाई तो दूसरी तरफ आमदन महदूद है। शहरियों का कहना है कि हालिया महंगाई के दौरान घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। पहले महदूद आमदन में घर के अखराजात पूरे हो जाते थे, लेकिन अब घर चलाना मिशन इम्पॉसिबल बन चुका है। पहले 100-150 रुपए लीटर पेट्रोल था, किराए बढ़े नहीं है तो मुश्किल हो गया। घर का जो राशन था 8,000 से था 15,000 पे चला गया, बहुत मुश्किल। 25,000 सैलरी है, आप बताएं कैसे मैनेज होता है? पहले से तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना बढ़ चुकी है। अब जैसे कि पहले मतलब गुजारा हो जाता था पहले भी, अब तो 10 दिन भी गुजरते नहीं है, सैलरी ख़त्म हो जाती। सैलरी आती इधर से उधर से चली जाती। मतलब अभी जो बजट आने वाला है इसमें मेरे ख्याल में 5 दिन भी नहीं गुजरेंगे। गरीब की 20,000 रुपये सैलरी होती है तो उसके 40,000 खर्चे होते हैं। 40,000 खर्चे इस तरह होते हैं कि उसने फ्यूल डलवाना होता है, काम पे जाना होता है, उसको बचता कुछ नहीं है। 100 का उसने खाना खाना होता है, 200 का उसने पेट्रोल डलवाना होता है, 300 ये हो गया। तो गरीब तो ऐसे मर जाएंगे। पहली बात मर नहीं जाएंगे, मर रहे हैं, गरीब तो मर रहे हैं। हालिया महंगाई की लहर ने सैकड़ों सफेद पोश अफराद को खते गुर्बत से नीचे धकेल दिया है। ऐसे में हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि वफाकी बजट में महंगाई कंट्रोल करके आम आदमी को फौरन रिलीफ फराहम करे। कैमरामैन अली रजा के साथ सैयद अब्बास हैदर, न्यूज़ 1 लाहौर। बिजली का बहरान जारी है और शॉर्टफॉल 6099 मेगावाट हो चुका है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटों तक की लोड शेडिंग जारी है। शॉर्टफॉल 6099 मेगावाट हो गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक पैदावार 19,901 और तलब 26,000 मेगावाट है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में दुरानियां ज्यादा है। ज़राए का कहना है कि पानी से 4,193 मेगावाट, सरकारी थर्मल प्लांट 1,261 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। निजी शोबे के बिजली घरों की मजमुई पैदावार 11,565, विंड पावर प्लांट 1,347 मेगावाट और सोलर प्लांट से पैदावार 118 मेगावाट है। बगास से चलने वाले प्लांट 181 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं, जबकि जोहरी ईंधन से 1,237 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। इस्लामाबाद रीजन में 6 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। शहरियों ने शिकवा किया कि हुकूमत के तमाम तर दावों के बावजूद सूरत हाल में कोई काबिल जिक्र तब्दीली नहीं आ रही। हुकूमत बातों की बजाय संजीदा इक़दामात उठाए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के दरमियान लाहौर के बिलावल हाउस में अहम मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने ज़िमनी इंतखाबात मुश्तरका तौर पर लड़ने पर इत्तफाक किया। सालिक नवाज की रिपोर्ट। पंजाब हमजा शहबाज और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के दरमियान बिलावल हाउस में मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने हमजा शहबाज को पंजाब की वजारत आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। हमजा शहबाज और आसिफ अली जरदारी का वर्किंग रिलेशनशिप को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। इमरान नियाजी के गैर जमहूरी हथकंडों का मिलकर मुकाबला करने के अज़म का इआदा और ज़िमनी इंतखाबात मुश्तरका तौर पर लड़ने पर इत्तफाक किया गया। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना था कि अवाम की खिदमत के सफर में एक हैं और एक रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, साथ लेकर चलेंगे। वर्किंग रिलेशनशिप को मजीद बेहतर बनाने के हवाले से मुशावरत का अमल जारी रहेगा।
حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا اتحاد عوام کی خدمت کے لیے ہے، سیاست کو عبادت سمجھتا ہوں اور اجتماعی فیصلوں کا قائل ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز آصف علی زرداری سے ملاقات کے بعد بلاول ہاؤس سے واپس روانہ ہو گئے۔ سالک نواز، نیوز 1 لاہور۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے نیب کو ملک کا کرپٹ ترین ادارہ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں بدعنوانی روکنے کے لیے ایف آئی اے سمیت دیگر ادارے موجود ہیں، سیاست پر اثر انداز ہونا ہے تو نیب کی ضرورت ہے، جب تک نیب کا ادارہ رہے گا حکومتی معاملات نہیں چل سکتے۔ چیئرمین نیب کی آج بھی کوشش ہے کہ وہ دوبارہ عہدے پر آ جائیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے نیب کو ملک کا کرپٹ ترین ادارہ قرار دے دیا۔ اس احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں نیب پر کڑی تنقید کی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی جنہوں نے کڑی تنقید کی نیب پر اور انہوں نے نیب کو ملک کا کرپٹ ترین ادارہ قرار دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بدعنوانی روکنے کے لیے ایف آئی اے سمیت دیگر ادارے موجود ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کی احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو، نیب پر کڑی تنقید کی، سوال کیا کہ 22 سال میں کتنے سیاستدانوں کو جیل میں ڈالا اور جرم ثابت ہوا، چیئرمین نیب کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے نیب کے تمام افسران اور اہل خانہ کے اثاثہ جات کی چھان بین اور 1 ماہ میں تفصیلات پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے نیب وصولیوں اور رقوم کی تقسیم کا مکمل آڈٹ کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ چیئرمین کمیٹی نے واضح کیا کہ احتساب کا بھی حساب ہوگا۔ اجلاس میں شبلی فراز نے سوال اٹھایا کہ نیب قانون میں جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں ان کے بعد نیب کا کیا اسٹیٹس ہوگا۔ قائم مقام چیئرمین نیب نے جواب دیا کہ نیب نے صرف قانون پر عمل کرنا ہے، قانون سازی پر سوال اٹھانے کا نیب کو کوئی اختیار نہیں۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نور عالم خان کہتے ہیں کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، چاہے میں ہوں یا چیئرمین نیب۔ افسران سے اثاثوں کا ریکارڈ مانگا ہے، انہیں جواب دینا ہوگا۔ ماضی میں حکومت کے خلاف بات کرنے پر مجھ پر نیب نے ریفرنس بنائے، لیکن ہم انتقامی کارروائیاں نہیں کریں گے۔ میں کوئی پرسنل نہیں ہو رہا ہوں، میں اخلاقی طور پہ ان سے کوئی فائدہ نہیں لے رہا ہوں، میں اخلاقی طور پہ کوئی ایسے کام نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی چیئرمین کو بلا لوں اپنے آفس میں بٹھا کر، اور مجھ سے چیئرمین اور بہت سے لوگوں نے آفس میں بیٹھنے کی کوشش کی ہوگی، میں تو نہیں بیٹھتا ہوں۔ میں تو وہ جو جسٹس، وہ جج صاحب جو تھے، وہ جو پچھلے والے، اس نے بھی کہہ دیا تھا۔ تو میرے اوپر کچھ ہے نہیں، کیونکہ میں فیڈرل منسٹر یا منسٹر نہیں بنا تھا۔ یہ قانون ہے، قانون سر خم ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا، وہ نور عالم خان کو بھی، وہ چیئرمین نیب ہو، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور میں بلو دا بیلٹ نہیں جاتا ہوں۔ میں ان افسران کا، اس لوگوں کا نہیں جاتا ہوں سیاسی مقاصد کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں۔ میں نے اسی لیے کہا پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مہنگائی کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو اس کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے خلاف کیس ہو کر